प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी दोस्त रोशनी आज लेकर आई हूँ आपके लिए द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग सुना है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं तो आज मैं बहुत जल्दी से आपके लिए उसका एक रीकैप कर देती हूँ भाग 2 की तरफ आगे बढ़ने से पहले। तो कहानी अब तक पहुँच चुकी है चौथे अध्याय पे, और पहले 3 अध्याय में जो हुआ उसकी प्रोग्रेस कुछ इस तरह है। हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की कहानी 1889 में डेवनशायर में शुरू होती है। शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन शहर में अपने अपार्टमेंट में हैं जब उन्हें डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर नामक एक व्यक्ति मिलने आता है। डॉक्टर मॉर्टिमर कहते हैं कि डार्टमूर में परेशानी है जो इंग्लैंड में अपनी आर्द्रभूमि के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मॉर्टिमर शर्लक और वॉटसन को एक पांडुलिपि पढ़ के सुनाते हैं जिसमें सैकड़ों साल पहले बास्करविले परिवार के साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया गया है। पांडुलिपि बताती है कि कैसे ह्यूगो बास्करविल नाम के एक व्यक्ति ने एक युवती को गलत तरीके से कैद किया, और जब वह भाग निकली तो अपने घोड़े पर उसने उसका पीछा किया। ह्यूगो के दोस्तों ने उन दोनों का पीछा किया और उन्होंने पाया कि युवती थकान के मारे मर गई है। उन्होंने ये भी पाया कि ह्यूगो को एक बड़े राक्षसी कुत्ते ने नोचकर मार डाला। परिवार का मानना था कि कुत्ते ने तब से बास्करविल परिवार को मारने का शाप दे दिया। डॉक्टर मॉर्टिमर पांडुलिपि पढ़ना समाप्त करते हैं और फिर एक हालिया समाचार पत्र पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है कि सर चार्ल्स बास्करविले की अभी अभी मृत्यु हुई है। चार्ल्स की मौत की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। वह अपने घर के बाहर मृत पाया गया था और उसकी आंखों में डर था। अखबार कहता है कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन डॉक्टर मॉर्टिमर को लगता है कि बास्करविले के परिवार के सदस्यों को मारने वाला कुत्ता ही अपराधी है। डॉक्टर मॉर्टिमर जानना चाहते हैं कि क्या शर्लक और वॉटसन को लगता है कि उन्हें बास्करविले के नए वारिस हेनरी बास्करविले को ये बात समझानी चाहिए। वो दोनों ऐसा करने का मन बना लेते हैं और जांच जारी रखने के लिए मान जाते हैं। तो ये तो हुई यहाँ तक की कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 से, जिसका नाम है सर हेनरी बास्करविल। हमारी नाश्ते की मेज जल्दी से ही साफ हो गई थी और होम्स अपने ड्रेसिंग गाउन में वादे के मुताबिक साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारे मुवक्किल अपनी नियुक्ति के लिए समय पर पहुंच गए थे क्योंकि घड़ी में 10 बजने ही वाले थे कि डॉक्टर मॉर्टिमर आए। उनके बाद युवा बैरोनेट आए। बाद वाले एक छोटे कद के सतर्क काली आंखों वाले लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति थे। बहुत मजबूत शरीर वाले, मोटी काली भयें और एक मजबूत झगड़ालू चेहरा। उन्होंने लाल रंग का ट्वीड सूट पहना था और मौसम की मार झेल रहे व्यक्ति की तरह दिख रहे थे जिन्होंने अपना ज्यादातर समय खुली हवा में बिताया है, और फिर भी उनकी स्थिर आंखों और उनके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो सज्जन व्यक्ति की पहचान कराता था। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, ये हैं सर हेनरी बास्करविले। हाँ, उसने कहा, और अजीब बात यह है मिस्टर शर्लक होम्स कि अगर मेरे दोस्त ने आज सुबह आपके पास आने का प्रस्ताव नहीं रखा होता तो मैं खुद ही आ जाता। मैं समझता हूँ कि आप छोटी छोटी पहेलियाँ सोचते हैं, और आज सुबह मेरे पास एक ऐसी पहेली आई है जिसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ करना होगा। इतना मेरा वादा है। कृपया बैठिए सर हेनरी। क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि लंदन आने के बाद आपको कुछ उल्लेखनीय अनुभव हुए हैं? कुछ खास बात नहीं मिस्टर होम्स, बस एक मजाक था। जैसे कि नहीं, ये वह पत्र था, अगर आप इसे पत्र कह सकते हैं, जो आज सुबह मेरे पास पहुंचा। उसने मेज पर एक लिफाफा रखा और हम सब उस पर झुक गए। एक सामान्य किस्म का था, भूरे रंग का पता, सर हेनरी बास्करविले, नॉर्थम्बरलैंड होटल, कच्चे अक्षरों में छपा था। डाक चिन्ह, चेरिंग क्रॉस और पिछली शाम को पोस्ट करने की तारीख लिखी थी। किसको पता था कि आप नॉर्थम्बरलैंड होटल जा रहे हैं? होम्स ने हमारे आंगतुक की ओर गौर से देखते हुए पूछा। कोई नहीं जानता था। हमने डॉक्टर मॉर्टिमर से मिलने के बाद ही ये निर्णय लिया। लेकिन डॉक्टर मॉर्टिमर तो निसंदेह पहले से ही वहां रुक रहे थे। डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि हम इस होटल में जाने का इरादा रखते हैं। लगता है कोई आपकी हरकतों में बहुत गहरी दिलचस्पी रखता है। लिफाफे से उसने फुल स्केप पेपर की आधी शीट निकाली जिसे 4 भागों में मोड़ा गया था। उसने उसे खोला और मेज पर फैला दिया। इसके बीच में छपे हुए शब्दों को चिपकाने की युक्ति से एक वाक्य बना हुआ था।
ये इस प्रकार था, यदि आप अपने जीवन या अपने विवेक को महत्व देते हैं तो दलदल से दूर रहें। केवल मूर शब्द स्याही से छपा हुआ था। अब सर हेनरी बेस्करविले ने कहा, शायद आप मुझे बताएंगे मिस्टर होम्स, इस गड़गड़ाहट का क्या मतलब है और वो कौन है जो मेरे मामलों में इतनी दिलचस्पी लेता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर मॉर्टिमर? आपको ये तो मानना ही होगा कि इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। नहीं सर, लेकिन ये बहुत संभव है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से आया हो जो इस बात पर आश्वस्त हो कि ये व्यवसाय अलौकिक है। क्या काम है? सर हेनरी ने तीखी आवाज में पूछा। मुझे लगता है कि आप सभी सज्जन मेरे अपने मामले के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। इस कमरे से जाने से पहले आप हमारे ज्ञान को साझा करेंगे सर हेनरी, मैं आपसे वादा करता हूँ, शेरलॉक होम्स ने कहा। हम फिलहाल आपकी अनुमति से इस बहुत ही रोचक दस्तावेज तक ही सीमित रहेंगे जिसे कल शाम को संकलित करके पोस्ट किया गया है। क्या आपके पास कल का टाइम्स है वॉटसन? हाँ, यहीं किसी कोने में है। क्या मैं इसके लिए आपको परेशान कर सकता हूँ? कृपया अंदर का पन्ना जिसमें प्रमुख लेख हैं। उसने तेजी से उस पर नजर डाली, अपनी नजर स्तंभों पर ऊपर नीचे घुमाते हुए। यह मुक्त व्यापार पर पूंजी लेख है। मुझे उसमें से एक अंश देने की अनुमति दें। आपको ये कल्पना करने के लिए बहकाया जा सकता है कि आपके अपने विशेष व्यापार या आपके अपने उद्योग को एक सुरक्षात्मक टैरिफ द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन ये तर्क संगत है कि इस तरह के कानून लंबे समय में देश से धन को दूर रखेंगे, हमारे आयात के मूल्य को कम करेंगे और इस द्वीप में जीवन की सामान्य स्थितियों को कम करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वॉटसन? होम्स ने खुशी से कहा, संतुष्टि के साथ अपने हाथों को रगड़ते हुए। क्या आपको नहीं लगता कि एक सराहनीय भावना है? डॉक्टर मॉर्टिमर ने पेशेवर दिलचस्पी के भाव से होम्स की ओर देखा और सर हेनरी बेस्करविले ने उलझन भरी आंखों गहरी मेरी ओर घुमाई। उन्होंने कहा, मैं टैरिफ और इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक उस नोट का सवाल है हम थोड़ा भटक गए हैं। इसके विपरीत मुझे लगता है कि हम विशेष रूप से खोजबीन के करीब हैं सर हेनरी। यहाँ मौजूद वॉटसन को मेरे तरीकों के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन मुझे डर है कि उसने भी इस वाक्य का मतलब पूरी तरह से नहीं समझा है। नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इसमें कोई संबंध नहीं दिखता। और फिर भी मेरे प्यारे वॉटसन, ये इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक दूसरे को बड़ी गहराई से एक दूसरे से जोड़ता है। आपका जीवन, तर्क मूल्य, दूर रहें से। क्या अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तुम सच कह रहे हो? अच्छा, क्या बात है, सर हेनरी चिल्लाया। यदि कोई संभावित संदेह रह गया हो तो वह इस तथ्य से हल हो जाता है कि दूर रखें और से को एक ही टुकड़े में काट दिया गया है। ओह, तो ये बात है, डॉक्टर मॉर्टिमर ने मेरे मित्र को आश्चर्य से देखते हुए कहा। सचमुच मिस्टर होम्स, ये मेरी कल्पना से परे है। मैं किसी को भी ये कहते हुए समझ सकता हूँ कि ये शब्द किसी अखबार से हैं, लेकिन आपका ये बताना कि ये किस अखबार से आए हैं और ये भी जोड़ना कि ये प्रमुख लेख से आए हैं, ये वास्तव में सबसे उल्लेखनीय चीज़ों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। ये आपने कैसे किया? डॉक्टर, मैं मानता हूँ कि आप एक नीग्रो की खोपड़ी को एक एस्किमॉक्स की खोपड़ी से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। आखिर कैसे? क्योंकि ये मेरी विशेषता है, अंतर स्पष्ट है। सुप्रा ऑर्बिटल क्रेस्ट, चेहरे का कोण, मैक्सिलरी कर्व, लेकिन ये मेरा विशेष शौक है और दोनों में अंतर भी उतना ही स्पष्ट है। मेरी नज़र में टाइम्स के लेख के लीडेड बर्जुआ टाइप और शाम के हाफ पेनी पेपर के फूहड़ प्रिंट में उतना ही अंतर है जितना कि आपके नीग्रो और आपके एस्किमॉक्स में हो सकता है। टाइप्स का पता लगाना अपराध के विशेषज्ञ के लिए ज्ञान की सबसे प्राथमिक शाखाओं में से एक है। हालांकि मैं कबूल करता हूं कि एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने लीड्स मरकरी को वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज़ के साथ भ्रमित कर दिया था, लेकिन टाइम्स का एक नेता पूरी तरह से अलग होता है और ये शब्द किसी और चीज़ से नहीं लिए जा सकते। चूँकि ये कल किया गया था, इसलिए प्रबल संभावना थी कि हमें कल के अंक में शब्द मिल जाए। अब तक मैं आपकी बात समझ पाया हूँ मिस्टर होम्स। सर
हेनरी बेस्करविले ने कहा, किसी को इस संदेश को कैंची से काट देना चाहिए। नाखून काटने वाली कैंची, होम्स ने कहा। आप देख सकती हैं कि ये बहुत छोटी ब्लेड वाली कैंची थी, क्योंकि कटर को दूर रखने के लिए 2 बार काटना पड़ा। ये सच है। फिर किसी ने छोटी धार वाली कैंची से संदेश को काट दिया और उस पर पेस्ट चिपका दिया। गम, होम्स ने कहा। कागज पर गम लगा हुआ है? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मूर शब्द क्यों लिखा गया, क्योंकि वह इसे मुद्रित रूप में नहीं पा सका। अन्य सभी सरल शब्द थे और किसी भी अंक में मिल सकते थे, लेकिन मूर कम आम शब्द है। क्यों? बेशक इससे बात समझ में आ जाएगी। क्या आपने इस संदेश में कुछ और पढ़ा है मिस्टर होम्स? 1 या 2 संकेत हैं, और फिर भी सभी सुरागों को मिटाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। पता, जैसा कि आप देख रहे हैं, कच्चे अक्षरों में छपा है, लेकिन टाइम्स एक ऐसा अखबार है जो शायद ही कभी उच्च शिक्षित लोगों के हाथों में मिलता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि पत्र एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जो खुद को अशिक्षित दिखाना चाहता था, और अपने स्वयं के लेखन को छिपाने का उसका ये प्रयास दर्शाता है कि वह लेखन आपको पता चल सकता है या पता चल जाएगा। फिर से आप देखेंगे कि शब्दों को सटीक लाइन में नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ शब्द दूसरों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे हैं। उदाहरण के लिए, जीवन अपने उचित स्थान से बिल्कुल बाहर है। ये लापरवाही की ओर इशारा कर सकता है, या ये कटर की ओर से उत्तेजना और जल्दबाजी की ओर इशारा कर सकता है। कुल मिलाकर मैं बात के दृष्टिकोण से सहमत हूँ, क्योंकि मामला स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था और ये असंभव है कि इस पत्र के लेखक को लापरवाही करने की गुंजाइश रही होगी। अगर वे जल्दी में थे तो दिलचस्प सवाल ये उठता है कि उन्हें किस चीज़ की जल्दी थी, क्योंकि सुबह तक भेजा गया कोई भी पत्र सर हेनरी के होटल से निकलने से पहले ही उनके पास पहुंच जाता। क्या संगीतकार को किसी व्यवधान का डर था, और किससे? डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, हम अब अनुमान के क्षेत्र में आ गए हैं, बल्कि उस क्षेत्र में जहां हम संभावनाओं को संतुलित करते हैं और सबसे संभावित को चुनते हैं। ये कल्पना का वैज्ञानिक उपयोग है, लेकिन हमारे पास हमेशा कुछ भौतिक आधार होते हैं जिस पर हम अपनी अटकलें शुरू कर सकते हैं। अब आप इसे अनुमान कहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे लगभग यकीन है कि ये पता किसी होटल में लिखा गया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आप ध्यान से इसकी जांच करेंगे तो पाएंगे कि कलम और स्याही दोनों ने ही लेखक को परेशानी में डाला है। कलम एक ही शब्द में 2 बार लड़खड़ा गई और एक छोटे से संबोधन में 3 बार सूख गई, जिससे पता चलता है कि बोतल में बहुत कम स्याही थी। अब एक निजी कलम या स्याही की बोतल को ऐसी स्थिति में रखने की अनुमति शायद ही कभी दी जाती है, और दोनों का संयोजन काफ़ी दुर्लभ होना चाहिए। लेकिन आप होटल की स्याही और होटल के पेन को जानते हैं, जहाँ कुछ और मिलना दुर्लभ है। हाँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हम चेरिंग क्रॉस के आसपास की होटलों के कचरे के टोकरियों की जांच करें, जब तक हमें शत टाइम्स नेता के अवशेष ना मिल जाएं, तो हम सीधा उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसने ये अनोखा संदेश भेजा था। हेलो हेलो हेलो, ये क्या है? वह उस फुलस्केप को ध्यानपूर्वक देख रहा था जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे, और उसे अपनी आंखों से केवल 1 या 2 इंच की दूरी पर रखे हुए था। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं, उसने कहा और कागज को नीचे फेंक दिया। ये कागज का एक खाली आधा पन्ना है जिस पर वाटरमार्क भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमने इस अजीब पत्र से जितना संभव था उतना निकाल लिया है, और अब सर हेनरी, क्या लंदन में रहने के बाद से आपके साथ कोई और दिलचस्प बात हुई है? नहीं मिस्टर होम्स, और कुछ नहीं। क्या आपने कभी किसी को आपका पीछा करते हुए देखा है? ऐसा लगता है कि मैं किसी एक उपन्यास के बीच में आ गया हूँ, हमारे आगंतुक ने कहा। आखिर कोई मेरा पीछा क्यों करेगा या मुझे क्यों देखेगा? हम उस पर आ रहे हैं। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले आपके पास हमें बताने के लिए कुछ और नहीं है? खैर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या रिपोर्ट करने लायक समझते हैं। मुझे लगता है कि जीवन की सामान्य दिनचर्या से हटकर कुछ भी रिपोर्ट करने लायक है। सर हेनरी मुस्कुराए।
मैं अभी तक ब्रिटिश जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने अपना लगभग सारा समय अमेरिका और कनाडा में बिताया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपना एक जूता खोना यहाँ की ज़िंदगी की आम दिनचर्या का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा एक जूता खो गया है? मेरे प्यारे सर, डॉक्टर मॉर्टिमर ने चिल्लाते हुए कहा, ये बस खो गया है। जब आप होटल वापस आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों से मिस्टर होम्स को परेशान करने का क्या फ़ायदा? खैर, उसने मुझसे सामान्य दिनचर्या से हटकर कुछ भी मांगा था। बिल्कुल, होम्स ने कहा, चाहे ये घटना कितनी भी मूर्खतापूर्ण क्यों न लगे, आपने अपना एक जूता खो दिया। आप क्या कहते हैं? खैर, किसी तरह खो गया। मैंने कल रात दोनों को अपने दरवाजे के बाहर रख दिया था और सुबह सिर्फ एक ही था। मैंने उन्हें साफ करने वाले आदमी से कुछ कहा नहीं। सबसे बुरी बात यह है कि मैंने कल रात ही स्ट्रैंड में एक जोड़ा खरीदा था और मैंने उन्हें कभी पहना ही नहीं। अगर तुमने इन्हें कभी पहना ही नहीं तो इन्हें साफ करने के लिए बाहर क्यों रखा? वे भूरे रंग के जूते थे और उन पर कभी वार्निश नहीं लगाया गया था, इसलिए मैंने उन्हें बाहर रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल लंदन पहुंचते ही आप तुरंत बाहर गए और एक जोड़ी जूते खरीद लिए। मैंने खूब खरीदारी की। डॉक्टर मॉर्टिमर मेरे साथ इधर उधर घूमते रहे। आप देखिए, अगर मुझे वहाँ पर ज़मींदार बनना है तो मुझे उसी तरह के कपड़े पहनने होंगे और हो सकता है कि मैं पश्चिम में अपने तौर तरीकों में थोड़ा लापरवाह हो गया हूँ। दूसरी चीज़ों के अलावा मैंने ये भूरे रंग के जूते खरीदे, उनके लिए $6 दिए और जूते को मेरे पैरों में पहनने से पहले ही चोरी हो गए। शर्लक होम्स ने कहा, यह चोरी करने के लिए एक बिल्कुल बेकार चीज़ लगती है। मैं कबूल करता हूँ कि मैं डॉक्टर मॉर्टिमर के इस विश्वास से सहमत हूँ कि खोया हुआ बूट मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब सज्जनों, हेनरी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैंने जो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। अब समय आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं और मुझे पूरा ब्यौरा दें कि हम सब क्या करने जा रहे हैं। होम्स ने उत्तर दिया, आपका अनुरोध बहुत उचित है डॉक्टर मॉर्टिमर। मुझे लगता है कि आप अपनी कहानी उसी तरह बता सकते हैं जैसे आपने हमें बताई थी। इस तरह प्रोत्साहित होकर हमारे वैज्ञानिक मित्र ने अपनी जेब से कागजात निकाले और पूरे मामले को उसी तरह पेश किया जैसा कि उसने पिछली सुबह किया था। सर हेनरी बेस्करविले ने बहुत ध्यान से सुना और बीच बीच में आश्चर्य से चिल्ला उठे, अच्छा, ऐसा लगता है कि मुझे बदला लेने के लिए विरासत मिली है। जब उसने लंबी कहानी खत्म की तो उसने कहा, बेशक, मैंने उस कुत्ते के बारे में तब सुना था जब मैं नर्सरी में था। ये परिवार की पसंदीदा कहानी है, हालांकि मैंने पहले कभी इसे गंभीरता से लेने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जहाँ तक मेरे चाचा की मौत का सवाल है, ओह, ये सब मेरे दिमाग में उबल रहा है और मैं अभी तक इसे स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ। ऐसा लगता है कि आपने अभी तक ये तय नहीं किया है कि ये पुलिस वाले का मामला है या पादरी का। एकदम सही। और अब होटल में मुझे लिखे गए पत्र का मामला है। मुझे लगता है कि ये अपनी जगह पर फिट बैठता है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति दलदली भूमि पर होने वाली गतिविधियों के बारे में हमसे अधिक जानता है। और साथ ही, होम्स ने कहा, वह व्यक्ति आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं करता क्योंकि वह आपको खतरे के बारे में चेतावनी देता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए मुझे डराना चाहता हो। ठीक है, बेशक ये भी संभव है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ डॉक्टर मॉर्टिमर, मुझे एक ऐसी समस्या से परिचित कराने के लिए जो कई दिलचस्प विकल्प प्रस्तुत करती है। लेकिन व्यवहारिक मुद्दा जो हमें अब तय करना है, सर हेनरी, वह ये है कि क्या आपके लिए बास्केविले हॉल जाना उचित है या नहीं। मैं क्यों ना जाऊँ? क्योंकि वहाँ पर खतरा लग रहा है। क्या आपका मतलब इस पारिवारिक दुष्ट से खतरा है या फिर इंसानों से खतरा है? खैर, यही तो हमें पता लगाना है। जो भी हो, मेरा जवाब तय है। नर्क में कोई शैतान नहीं है मिस्टर होम्स, और धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे अपने लोगों के घर जाने से रोक सके। और आप इसे मेरा अंतिम जवाब मान सकते हैं। बोलते समय उसकी गहरी भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा सांवले रंग में बदल गया। यह स्पष्ट था कि बेस्करविले का उग्र स्वभाव उनके इस अंतिम प्रतिनिधि में भी समाप्त नहीं हुआ था। इस बीच उसने कहा, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है उसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास मुश्किल से ही समय है।
एक आदमी के लिए एक ही बैठक में समझना और निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। मैं अपना मन बनाने के लिए एक शांत घंटा अकेले बिताना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए मिस्टर होम्स, अभी 11:30 बजे हैं और मैं तुरंत अपने होटल वापस जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप और आपके मित्र डॉक्टर वॉटसन 2 बजे हमारे साथ लंच करने आए। मैं आपको और अधिक स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा कि ये बात मुझे कैसे प्रभावित करती है। क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है वॉटसन? जी बिल्कुल। तो फिर आप हमारी प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या मैं एक टैक्सी बुलाऊं? नहीं, मैं पैदल चलना पसंद करूंगा क्योंकि इस मामले ने मुझे बेहद परेशान कर दिया है। उसके साथी ने कहा, मैं खुशी खुशी आपके साथ सैर पर चलूंगा। फिर हम 2 बजे दोबारा मिलेंगे। अलविदा और सुप्रभात। हमने अपने मेहमानों के सीढ़ियों से उतरने और सामने के दरवाजे के धमाके की जाने की आवाज़ सुनी। एक पल में होम्स एक सोच सपने देखने वाले से एक सक्रिय व्यक्ति में बदल गया था। अपनी टोपी और जूते वॉटसन, जल्दी करो, एक पल भी बर्बाद मत करो। वह अपने ड्रेसिंग गाउन में अपने कमरे में भाग गया और कुछ सेकंड में एक फ्रॉक कोट में वापस आ गया। हम दोनों जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और सड़क पर आ गए। डॉक्टर मॉर्टिमर और बास्केविले अभी भी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की दिशा में लगभग 200 गज आगे दिखाई दे रहे थे। क्या मैं दौड़कर उन्हें रोक दूं? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे वॉटसन, मैं तुम्हारी संगत से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, अगर तुम मेरी संगति बर्दाश्त कर सको। हमारे दोस्त समझदार हैं क्योंकि ये सैर के लिए वाकई बहुत बढ़िया दिन है। उसने अपनी गति तब तक तेज की जब तक कि हम दूरी को लगभग आधा नहीं कर पाए। फिर 100 गज पीछे रहकर हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजेंट स्ट्रीट तक चले गए। एक बार हमारे दोस्त रुके और एक दुकान की खिड़की में झांकने लगे, जिस पर होम्स ने भी ऐसा ही किया। एक पल बाद उसने संतुष्टि की हल्की चीख मारी और उसकी उत्सुक आंखों की दिशा का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि एक हैंडसम कैब जिसमें एक आदमी सवार था, जो सड़क के दूसरी तरफ रुका था, अब फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये हमारा आदमी है वॉटसन, चलो हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ? उस पल मुझे एक घनी काली दाढ़ी का एहसास हुआ और कैब की साइड विंडो से एक जोड़ी तीखी नजरें हम पर घूर रही थी। तुरंत ही ऊपर का ट्रैप डोर खुल गया। ड्राइवर को कुछ चिल्लाया गया और कैब पागलों की तरह रीजेंट स्ट्रीट की ओर भाग गई। होम्स ने उत्सुकता से दूसरी कैब की तलाश की, लेकिन कोई खाली कैब नजर नहीं आई। फिर वह ट्रैफिक की धारा के बीच बेतहाशा दौड़ा, लेकिन उसे बहुत तेज झटका लगा और कैब पहले ही नजरों से ओझल हो चुकी थी। अब तो हो गया, होम्स ने कड़वाहट से कहा, जब वह वाहनों की भीड़ से परेशान होकर और हाँफते हुए बाहर निकला। क्या कभी इतनी बुरी किस्मत और इतना बुरा प्रबंधन हुआ है? वॉटसन, वॉटसन, अगर तुम एक ईमानदार आदमी हो तो तुम इसे भी रिकॉर्ड करोगे और इसे मेरी सफलताओं के खिलाफ खड़ा करोगे। वह आदमी कौन था? मुझे कुछ पता नहीं है। जासूस? खैर, हमने जो सुना है उससे स्पष्ट है कि बास्केविले जब से शहर में आया है तब से कोई उस पर बहुत करीब से नज़र रख रहा है, अन्यथा वह इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता था कि उसने नॉर्थम्बरलैंड होटल को चुना था? अगर वे पहले दिन उसका पीछा कर रहे थे तो मैंने तर्क दिया कि वे दूसरे दिन भी उसका पीछा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर मॉर्टिमर अपनी किंवदंती पढ़ रहे थे तो मैं 2 बार खिड़की के पास गया था। हाँ, मुझे याद है। मैं सड़क पर आवारागर्दी करने वालों को तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। हमारा पाला एक चतुर व्यक्ति से पड़ा है वॉटसन। ये मामला बहुत गहरा है और हालांकि मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि ये कोई दयालु या दुर्भावनापूर्ण एजेंसी है जो हमारे संपर्क में है। मैं हमेशा शक्ति और साजिश के प्रति सचेत रहता हूँ। जब हमारे दोस्त चले गए तो मैंने तुरंत उनका पीछा किया, इस उम्मीद में कि मैं उनके अदृश्य सेवक को पकड़ लूं। वह इतना चालाक था कि उसने खुद को पैदल चलने पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद ही एक टैक्सी का लाभ उठाया ताकि वह उनके पीछे पीछे घूम सके या उन्हें पीछे छोड़ सके और इस तरह उनकी नज़र से बच सके। उसके तरीके का एक अतिरिक्त लाभ ये था कि अगर वे टैक्सी लेते तो वह उनका पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता। हालांकि इसका एक स्पष्ट नुकसान है, इससे वह टैक्सी चालक की शक्ति में आ जाता। बिल्कुल। कितना अफसोस है कि हमें नंबर नहीं मिला। मेरे प्यारे वॉटसन, मैं कितना भी अनाड़ी क्यों ना हूँ, तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं ये नंबर लेना भूल गया होऊंगा? 2704 हमारा आदमी है,
लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप और अधिक क्या कर सकते थे। जब मैंने कैब को देखा तो मुझे तुरंत मुड़कर दूसरी दिशा में चलना चाहिए था। फिर मुझे फुर्सत में दूसरी कैब किराए पर लेनी चाहिए थी और पहले वाले का सम्मानजनक दूरी से पीछा करना चाहिए था, या फिर इससे भी बेहतर नॉर्थम्बरलैंड होटल तक गाड़ी चलाकर जाना चाहिए था और वहीं इंतज़ार करना चाहिए था जब हमारा अज्ञात व्यक्ति बास्केविले के घर का पीछा कर रहा था। तो हमें उसके साथ ही खेलने का मौका मिल जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि वह कहाँ जा रहा है। जैसा कि हुआ, एक अविवेकी उत्सुकता के कारण जिसका हमारे प्रतिद्वंदी ने असाधारण तेज़ी और ऊर्जा के साथ फ़ायदा उठाया, हमने खुद को धोखा दिया और अपना आदमी खो दिया। इस बातचीत के दौरान हम लोग रीजेंट स्ट्रीट पर धीरे धीरे चल रहे थे और डॉक्टर मॉर्टिमर अपने साथी के साथ हमारे सामने से बहुत पहले ही गायब हो गए थे। होम्स ने कहा, हमारा उनका पीछा करने में कोई उद्देश्य नहीं है। छाया चली गई है और वापस नहीं आएगी। हमें देखना चाहिए कि हमारे हाथ में अब और कौन से पत्ते हैं और उन्हें निर्णय के साथ खेलना चाहिए। क्या आप कैब में बैठे उस आदमी के चेहरे को पहचान सकते हैं? केवल इतना कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, और मैं भी केवल इतना ही कह सकता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हो ना हो ये दाढ़ी नकली थी। इतने नाजुक काम पर जाने वाले चतुर व्यक्ति को दाढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिवाय इसके कि वह अपनी शक्ल सूरत छुपा सके। इधर आओ वॉटसन। वह जिला संदेशवाहक कार्यालयों में से एक में पहुंचे, जहां प्रबंधक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विल्सन, मैं देख रहा हूं कि आप उस छोटे से मामले को नहीं भूले हैं जिसमें मुझे आपकी मदद करने का सौभाग्य मिला था। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। आपने मेरा नाम बचाया है और शायद मेरी जान भी। मेरे प्यारे दोस्त, तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो। मुझे कुछ कुछ याद है विल्सन कि तुम्हारे लड़कों में कॉर्टराइट नाम का एक लड़का था जिसने जांच के दौरान कुछ योग्यता दिखाई थी। हाँ सर, वह अभी भी हमारे साथ है। क्या आप उसे फ़ोन कर सकते हैं? शुक्रिया, और मुझे ये 5 पाउंड का नोट पाकर बहुत खुशी होगी। 14 साल का एक लड़का जिसके चेहरे पर चमक थी, मैनेजर के बुलावे पर आया था। अब वह खड़ा था और उस मशहूर जासूस को बड़ी श्रद्धा से देख रहा था। मुझे होटल डायरेक्टरी दे दो, होम्स ने कहा। धन्यवाद। अब कॉर्टराइट यहाँ 23 होटलों के नाम हैं। सभी चेरिंग क्रॉस के तत्काल पड़ोस में हैं। क्या आप देख रहे हैं? जी श्रीमान। आप इनमें से प्रत्येक का बारी बारी से दौरा करेंगे। जी श्रीमान। आप प्रत्येक मामले में बाहर के दरबान को 1 शिलिंग देकर शुरुआत करेंगे। ये रहे 23 शिलिंग। जी श्रीमान। तुम उससे कहोगे कि तुम कल का रद्दी कागज देखना चाहते हो। तुम कहोगे कि एक महत्वपूर्ण टेलीग्राम खो गया है और तुम उसे ढूंढ रहे हो, समझे? जी श्रीमान। लेकिन आप जो खोज रहे हैं वह द टाइम्स का मध्य पृष्ठ है जिसमें कैंची से कुछ छेद किए गए हैं। यहाँ द टाइम्स की एक प्रति है और ये वह पृष्ठ है। आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, है ना? जी श्रीमान। हर मामले में बाहर का दरबान हॉल के दरबान को बुलाएगा, जिसे भी तुम 1 शिलिंग दोगे। ये रहे 23 शिलिंग। तब तुम शायद 23 में से 20 मामलों में ये जान पाओगे कि पिछले दिन का कचरा जला दिया गया है या हटा दिया गया है। बाकी 3 मामलों में तुम्हें कागजों का ढेर दिखाया जाएगा और तुम उसमें टाइम्स का ये पन्ना ढूंढोगे। तुम्हारे इसे ढूंढने की संभावना बहुत कम है। आपात स्थिति के लिए 10 शिलिंग बचे हैं। शाम से पहले मुझे बेकर स्ट्रीट पर तार से रिपोर्ट भेज दो। और अब वॉटसन, हमें सिर्फ तार से कैबमैन नंबर 2704 की पहचान पता करनी है और फिर हम बॉन्ड स्ट्रीट की एक पिक्चर गैलरी में जाएंगे और होटल पहुंचने तक का समय बिताएंगे। तो मित्रों, यहाँ ख़त्म होता है अध्याय 4 और हम लोग अब बढ़ रहे हैं अध्याय 5 की तरफ, जिसका कि नाम है 3 टूटे धागे। शैर्लक होम्स में बहुत ही उल्लेखनीय हद तक अपनी इच्छा अनुसार अपने मन को अलग करने की शक्ति थी। 2 घंटे तक हम जिस अजीब काम में लगे हुए थे वह भूल गया था और वह आधुनिक बेल्जियम के मास्टर्स की तस्वीरों में पूरी तरह से डूबा हुआ था। गैलरी से निकलने से लेकर नॉर्थम्बरलैंड होटल में पहुंचने तक वह कला के अलावा कुछ नहीं बोला था, जिसके बारे में उसके मन में सबसे भद्दे विचार थे। क्लर्क ने कहा, सर हेनरी बास्केविले ऊपर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप आएं तो मैं आपको तुरंत वहां ले आऊं। होम्स ने कहा, क्या आपको आपका रजिस्टर देखने पर कोई आपत्ति है? नहीं तो?
किताब में दिखाया गया था कि बास्केविले के नाम के बाद 2 और नाम जोड़े गए थे। एक थे थियोफिल्स जॉनसन और उनका परिवार न्यू कैसल का, और दूसरा मिसेस ओल्डमोर और उनकी नौकरानी हाईलॉज एल्टन का। होम्स ने दरबान से कहा, निश्चित रूप से ये वही जॉनसन होगा जिसे मैं जानता था। वकील है ना? उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और वह लंगड़ा कर चलता है। नहीं सर, ये कोयला मालिक मिस्टर जॉनसन है, बहुत सक्रिय सज्जन, आपसे उम्र में ज़्यादा नहीं है। क्या आप निश्चित रूप से उसके व्यवहार के बारे में गलत हैं? नहीं सर, वह कई वर्षों से इस होटल का उपयोग कर रहे हैं और हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात यहीं ख़त्म हो गई। श्रीमती ओल्डमोर, मुझे उनका नाम भी याद है। मेरी जिज्ञासा माफ़ कीजिए, लेकिन अक्सर एक दोस्त से मिलने पर कोई दूसरा दोस्त मिल ही जाता है। वह एक बीमार महिला है सर। उसका पति कभी ग्लुसेस्टर का मेयर था। जब भी वे शहर में होती हैं, हमारे पास आती ही हैं। धन्यवाद। मुझे डर है कि मैं उनसे परिचित होने का दावा नहीं कर सकता। इन सवालों से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित किया है वॉटसन, उसने धीमी आवाज़ में कहा जब हम साथ साथ ऊपर जा रहे थे। हम जानते हैं कि जो लोग हमारे दोस्त में इतनी दिलचस्पी रखते हैं वे उसके अपने होटल में नहीं ठहरे हैं। इसका मतलब ये है कि जबकि वे, जैसा कि हमने देखा है, उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, वे उतने ही चिंतित हैं कि वह उन्हें ना देखे। अब ये एक बहुत ही संकेत देने वाला तथ्य है। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे पता चलता है, मेरे प्यारे साथी, आखिर मामला क्या है। जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, हम सर हेनरी बास्केविले से टकरा गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उन्होंने अपने एक हाथ में एक पुराना और धूल भरा जूता पकड़ रखा था। वे इतने गुस्से में थे कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, और जब वो बोल रहे थे तो वह सुबह हमने सुनी हुई किसी भी बोली से कहीं ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा पश्चिमी बोली में बोलते हुए सुनाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि इस होटल में मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं चिल्लाया। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने गलत आदमी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। धिक्कार है, अगर वह आदमी मेरा खोया हुआ जूता नहीं ढूंढ पाया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं सबसे अच्छे से मजाक कर सकता हूँ मिस्टर होम्स, लेकिन इस बार वे थोड़ा आगे निकल गए हैं। अभी भी आप अपने बूट की तलाश में हैं? हाँ सर, और मैं इसे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से आपने कहा था कि एक नया बूट है। ऐसा ही कहा था सर, और अब ये एक पुराना काला बूट है। क्या आप ये नहीं कहना चाहते? मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरे पास दुनिया में सिर्फ 3 जोड़ी ही थी, नई भूरी, पुरानी काली और पेटेंट लेदर जो मैं पहन रहा हूँ। कल रात उन्होंने मेरी भूरी में से एक ले ली और आज उन्होंने चुपके से काली में से एक ले ली। अच्छा, क्या तुम्हें मिल गया? बोलो यार, और खड़े होकर घूरो मत। एक उत्तेजित जर्मन वेटर वहां आ गया था। नहीं सर, मैंने पूरे होटल में पूछताछ कर ली है, लेकिन मुझे इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, या तो ये बूट सूर्यास्त से पहले वापस आ जाए, और या फिर मैं मैनेजर से मिलूंगा और उसे बताऊंगा कि मैं सीधे इस होटल से बाहर चला जाऊंगा। मैं मिल जाएगा श्रीमान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ये मिल जाएगा। ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि ये मेरी आखिरी चीज़ है जो मैं चोरों के इस अड्डे में खोना चाहता हूँ। खैर मिस्टर होम्स, आप मुझे इस छोटी सी बात के लिए परेशान करने के लिए क्षमा करें। मुझे लगता है कि इस पर चिंता करना उचित है। क्यों? आप इस मामले में बहुत गंभीर दिख रहे हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? मैं इसे समझाने की कोशिश ही नहीं करता। ये मेरे साथ हुई सबसे पागलपन भरी, सबसे अजीब घटना है। होम्स ने विचार मग्न होकर कहा, शायद सबसे अजीब। आप खुद इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, मैं अभी इसे समझने का दावा नहीं करता। आपका ये मामला बहुत जटिल है सर हेनरी। आपके चाचा की मृत्यु के साथ जोड़कर देखा जाए तो मुझे यकीन नहीं है कि मैंने जिन 500 महत्वपूर्ण मामलों को संभाला है उनमें से कोई एक ऐसा है जो इतना गहरा घाव करता है। लेकिन हमारे हाथों में कई धागे हैं और संभावना है कि उनमें से कोई ना कोई हमें सत्य की ओर ले जाएगा। हम गलत रास्ते पर चलने में समय बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर हमें सही रास्ते पर आना ही होगा। हमने एक सुखद लंच का आनंद लिया जिसमें उस काम के बारे में बहुत कम बात की गई जिसके लिए हम साथ आए थे। निजी बैठक कक्ष में जहां हम बाद में गए, होम्स ने बास्केविले से पूछा कि उसके क्या इरादे हैं। बास्केविले हॉल जाने के लिए? और कब? सप्ताह के अंत में।
कुल मिलाकर होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि आपका निर्णय बुद्धिमानी भरा है। मेरे पास पर्याप्त सबूत है कि लंदन में आपका पीछा किया जा रहा है और इस महान शहर के लाखों लोगों के बीच ये पता लगाना मुश्किल है कि ये लोग कौन हैं या उनका उद्देश्य क्या हो सकता है। अगर उनके इरादे बुरे हैं तो वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम इसे रोकने में असमर्थ होंगे। आपको नहीं पता था डॉक्टर मॉर्टिमर कि आज सुबह मेरे घर से आपका पीछा किया गया था। डॉक्टर मॉर्टिमर ने हिंसक ढंग से कहा, पीछा? पीछा किया? किसने? दुर्भाग्य से ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। क्या डॉटमूर में आपके पड़ोसियों या परिचितों में कोई ऐसा आदमी है जिसकी दाढ़ी काली और घनी हो? नहीं, या मुझे सोचने दो। क्यों? हाँ, बैरीमोर, सर चार्ल्स का बटलर, एक आदमी है जिसकी दाढ़ी पूरी काली है। हाँ, बैरीमोर कहाँ है? वह हॉल का प्रभारी है। हमें पता लगाना चाहिए कि क्या वह सचमुच वहाँ है या किसी भी तरह से वह लंदन में हो सकता है। आप ऐसा कैसे पता कर सकते हैं? मुझे टेलीग्राम फॉर्म दीजिए। क्या सर हेनरी के लिए सब कुछ तैयार है? बस इतना ही काफ़ी है। श्री बैरीमोर, बास्kerville हॉल का पता, सबसे नज़दीकी टेलीग्राम ऑफिस कौन सा है? ग्रिम्पन। बहुत बढ़िया, हम पोस्टमास्टर ग्रिम्पन को दूसरा तार भेजेंगे। श्री बैरीमोर का तार उनके अपने हाथ में सौंपने के लिए। अगर वे अनुपस्थित हैं तो कृपया सर हेनरी बास्kerville नॉर्थम्बरलैंड होटल को तार लौटा दें। इससे हमें शाम से पहले पता चल जाएगा कि बैरीमोर डेवनशायर में अपने पद पर है या नहीं। ये सच है, बास्kerville ने कहा। वैसे डॉक्टर मॉर्टिमर, ये बैरीमोर कौन है? वह उस बूढ़े केयरटेकर का बेटा है जो मर चुका है। वे 4 पीढ़ियों से हॉल की देखभाल करते आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, वह और उसकी पत्नी काउंटी में किसी भी अन्य जोड़े की तरह ही सम्मानित जोड़े हैं। साथ ही बास्kerville ने कहा, यह स्पष्ट है कि जब तक परिवार का कोई भी सदस्य हॉल में नहीं है तब तक इन लोगों के पास एक बहुत अच्छा घर है और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सच है। होम्स ने पूछा, क्या बैरीमोर को सर चार्ल्स की वसीयत से कोई लाभ हुआ? उन्हें और उनकी पत्नी को 500 पाउंड मिले हैं। अच्छा, क्या उन्हें पता है उन्हें कब मिलेंगे? हाँ, सर चार्ल्स को अपनी वसीयत के प्रावधानों के बारे में बात करना बहुत पसंद था। ये बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, मुझे आशा है कि आप सर चार्ल्स से विरासत में मिले हर व्यक्ति को संदेह भरी नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे भी 1000 पाउंड मिलने का वादा है। सचमुच? और कोई? इसमें कई छोटी छोटी रकमें व्यक्तियों को दी गई हैं और बहुत सारी सार्वजनिक दान पुण्य की गई है। बाकी सारा पैसा सर हेनरी को दिया गया है। और शेष कितना बचा? 7,40,000 पाउंड। होम्स ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी रकम इसमें शामिल थी, उन्होंने कहा। सर चार्ल्स की छवि अमीर होने की थी, लेकिन हमें तब तक नहीं पता था कि वे कितने अमीर हैं, जब तक कि हमने उनकी प्रतिभूतियों की जांच नहीं की। संपत्ति का कुल मूल्य करीब 10 लाख था। यार, ये एक ऐसा दांव है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति हताशा में कोई भी खेल खेल सकता है। और एक और सवाल डॉक्टर मॉर्टिमर, मान लीजिए कि हमारे युवा मित्र को कुछ हो गया। आप इस अप्रिय परिकल्पना के लिए मुझे माफ करेंगे, तो संपत्ति का वारिस कौन होगा? डेस्मंड्स को मिलेगी ये, जो दूर के चचेरे भाई हैं। जेम्स डेस्मंड वेस्टमॉरलैंड में एक बुजुर्ग पादरी हैं। धन्यवाद, ये सभी विवरण बहुत दिलचस्प है। क्या आपने मिस्टर जेम्स डेस्मंड से मुलाकात की है? हाँ, वह एक बार सर चार्ल्स से मिलने आया था। वह एक आदरणीय व्यक्ति है और उसका जीवन संत जैसा है। मुझे याद है कि उसने सर चार्ल्स से कोई भी समझौता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, हालांकि उसने उस पर दबाव डाला था। और साधारण रुचियों वाला ये आदमी सर चार्ल्स की हजारों की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। वह संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। वह धन का भी उत्तराधिकारी होगा जब तक कि वर्तमान स्वामी द्वारा अन्यथा वसीयत ना की गई, जो निश्चित रूप से इसके साथ जो चाहे कर सकता है। और क्या आपने अपनी वसीयत बना ली है सर हेनरी? नहीं मिस्टर होम्स, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि कल ही मुझे पता चला कि मामला क्या है। लेकिन किसी भी मामले में मुझे लगता है कि पैसा शीर्षक और संपत्ति के साथ जाना चाहिए। ये मेरे गरीब चाचा का विचार था। अगर मालिक के पास संपत्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो वह बास्kerville की महिमा को कैसे बहाल करेगा? घर, जमीन और डॉलर एक साथ होने चाहिए। बिल्कुल।
खैर सर हेनरी, मैं आपके साथ इस बात पर सहमत हूँ कि आपको बिना देरी किए डेवनशायर जाना चाहिए। बस मुझे एक प्रावधान करना है, आपको निश्चित रूप से अकेले नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर मॉर्टिमर मेरे साथ लौट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मॉर्टिमर को अपना काम करना है और उनका घर आपसे मीलों दूर है। दुनिया की सारी अच्छाई के बावजूद वह आपकी मदद करने में असमर्थ हो सकते हैं। नहीं सर हेनरी, आपको अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना चाहिए जो भरोसेमंद हो और जो हमेशा आपके साथ हो। क्या यह संभव है कि आप स्वयं आ सकें मिस्टर होम्स? अगर कोई संकट आया तो मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरे व्यापक परामर्श अभ्यास और कई दिशाओं से मेरे पास आने वाली निरंतर अपीलों के साथ मेरे लिए अनिश्चित काल के लिए लंदन से अनुपस्थित रहना असंभव है। वर्तमान समय में इंग्लैंड के सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक को एक ब्लैकमेलर द्वारा बदनाम किया जा रहा है और केवल मैं ही एक विनाशकारी घोटाले को रोक सकता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे लिए डार्टमूर जाना कितना असंभव है। तो फिर आप किसकी सिफारिश करेंगे? होम्स ने अपना हाथ मेरी बांह पर रख दिया। अगर मेरा दोस्त ये करे तो मुश्किल समय में आपके साथ रहने के लिए इससे बेहतर कोई और आदमी नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा भरोसे के साथ कोई ये बात नहीं कह सकता। इस प्रस्ताव ने मुझे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, बास्केविले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया। अच्छा, अब ये आपकी बहुत मेहरबानी है डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आप इस मामले के बारे में उतना ही जानते हैं कि जितना मैं। अगर आप बास्केविले हॉल में आकर मेरी मदद करेंगे तो मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। रोमांच की संभावना मेरे लिए हमेशा से ही आकर्षक रही है और होम्स के शब्दों से और बैरोनेट द्वारा जिस उत्सुकता से मुझे अपने साथी बनाने के लिए बात की गई, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं खुशी से आऊँगा, मैंने कहा। मैं नहीं जानता कि मैं अपने समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकता हूँ, और तुम मुझे बहुत सावधानी से रिपोर्ट करोगे, होम्स ने कहा। जब कोई संकट आए, जैसा कि होगा, तो मैं तुम्हें निर्देश दूंगा कि तुम्हें कैसे कार्य करना है। मुझे लगता है कि शनिवार तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। क्या ये डॉक्टर वॉटसन को पसंद आएगा? बिल्कुल सही। तो शनिवार को, जब तक कि आप इसके विपरीत ना सुने, हम पेंडिंगटन से 10:30 बजे वाली ट्रेन में मिलेंगे। हम प्रस्थान के लिए उठे ही थे कि बास्केविले ने विजय की ध्वनि निकाली और कमरे के कोने में जाकर अलमारी के नीचे से एक भूरे रंग का बूट निकाला। मेरा जूता खो गया, वह चिल्लाया। हमारी सभी कठिनाइयां आसानी से दूर हो जाएंगी, शेरलॉक होम्स ने कहा। लेकिन ये एक बहुत ही अनोखी बात है, डॉक्टर मॉर्टिमर ने टिप्पणी की। मैंने दोपहर के भोजन से पहले कमरे की सावधानी पूर्वक तलाशी ली थी। और मैंने भी यही किया, बास्केविले ने कहा। एक एक इंच की तलाशी। तब निश्चित रूप से इसमें कोई बूट नहीं था। ऐसी स्थिति में तो वेटर ने ही इसे वहां रखा होगा जब हम लंच कर रहे थे। जर्मन को बुलाया गया, लेकिन उसने दावा किया कि उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। ना ही कोई जांच इसे स्पष्ट कर सकती थी। छोटे रहस्यों की उस निरंतर और स्पष्ट रूप से उद्देश्यहीन श्रृंखला में एक और मुद्दा जुड़ गया था, जो एक के बाद एक इतनी तेजी से बदल गया था। सर चार्ल्स की मौत की पूरी भयावह कहानी को एक तरफ रखते हुए हमारे पास 2 दिनों की सीमा के भीतर कई अकल्पनीय घटनाएं हुई, जिनमें मुद्रित पत्र की प्राप्ति, हैंडसम में काली दाढ़ी वाले जासूस, नए भूरे रंग के बूट का खो जाना, पुराने काले रंग के बूट का खो जाना और अब नए भूरे रंग के बूट की वापसी शामिल थी। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस जा रहे थे तो होम्स कैब में चुपचाप बैठे थे और मैं उनकी खिंची हुई आंखों और तीखे चेहरे से जान गया कि उनका दिमाग मेरी तरह किसी ऐसी योजना को बनाने की कोशिश में व्यस्त था जिसमें इन सभी अजीब और स्पष्ट रूप से असंबंधित घटनाओं को फिट किया जा सके। पूरी दोपहर और देर शाम तक वह तंबाकू और विचारों में खोया रहा। भोजन से ठीक पहले 2 तार भेजे गए। पहला तार इस प्रकार था, अभी अभी सुना है कि बैरीमोर हॉल बास्केविले में है। दूसरा, निर्देशानुसार 23 होटलों का दौरा किया, लेकिन खेद है कि टाइम्स कॉर्टराइट की कट शीट नहीं मिल सकी। मेरे 2 धागे निकल गए वॉटसन। इससे ज्यादा उत्तेजक कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाए। हमें दूसरी गंध की तलाश करनी चाहिए। हमारे पास अभी भी वह टैक्सी वाला है जो जासूस को ले गया था। बिल्कुल, मैंने आधिकारिक रजिस्ट्री से उसका नाम और पता प्राप्त करने के लिए तार भेजा है।
अगर ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। घंटी की आवाज उत्तर से भी अधिक संतोषजनक साबित हुई, क्योंकि दरवाजा खुला और एक रूखा सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर आया, जो स्पष्टतः वही व्यक्ति था। मुझे हेड ऑफिस से संदेश मिला कि इस पते पर एक सज्जन 2704 के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, उसने कहा। मैंने 7 साल से अपनी टैक्सी चलाई है और कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। मैं यार्ड से सीधे यहाँ आया हूँ ताकि आपके मुंह पर पूछ सकूं कि आपके मन में मेरे खिलाफ क्या है। होम्स ने कहा, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है अच्छे आदमी। इसके विपरीत मेरे पास तुम्हारे लिए आधा सिक्का है अगर तुम मेरे सवालों का स्पष्ट जवाब दो। खैर, मेरा दिन अच्छा बीता और इसमें कोई शक नहीं, टैक्सी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या पूछना चाहते हैं सर? सबसे पहले अपना नाम और पता बताओ, अगर मैं तुम्हें फिर से बुलाऊं। जॉन क्लेटन, 3 टर्पी स्ट्रीट, द बोरो। मेरी टैक्सी शिपली यार्ड से बाहर वाटरलू स्टेशन के पास है। शैलक होम्स ने इसका नोट बना लिया। अब क्लेटन, मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ जो सुबह 10 बजे इस घर पर आया और निगरानी रखी तथा उसके बाद रीजेंट स्ट्रीट पर उन 2 सज्जनों का पीछा किया। वह आदमी आश्चर्यचकित और थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। क्यों? तुम्हें कुछ बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लगता है तुम भी उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूँ, उसने कहा। सच्चाई ये है कि उस सज्जन ने मुझसे कहा था कि वह एक जासूस है और मुझे उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है। मेरे अच्छे साथी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और अगर आप मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को बहुत बुरी स्थिति में पा सकते हैं। आप कहते हैं कि आपके किराएदार ने आपको बताया था कि वह एक जासूस था? हाँ, वह था। उसने ये कब कहा? जब उसने मुझे छोड़ दिया। क्या उसने और कुछ कहा? उसने अपना नाम बताया। होम्स ने मुझ पर विजयी भरी तीव्र नजर डाली। ओह, उसने अपना नाम बताया। ये तो ना समझी थी। उसने कौन सा नाम बताया? उसका नाम मिस्टर शैलक होम्स था, टैक्सी वाले ने कहा। मैंने अपने दोस्त को टैक्सी वाले के जवाब से ज़्यादा हैरान होते कभी नहीं देखा। एक पल के लिए वह चुपचाप विस्मय में बैठा रहा, फिर वह जोर से हंस पड़ा। क्या बात है वॉटसन, क्या बात है, उसने कहा। मुझे सनसनी महसूस हो रही है। ये आदमी मेरी ही तरह तेज और लचीला है। उस समय वह बहुत ही खूबसूरती से मेरे घर पर आया था, तो उसका नाम शैलक होम्स था। हाँ सर, ये सज्जन का नाम था। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ से लिया और ये सब क्या हुआ? उसने मुझे ट्राफल्गर स्क्वायर में 9:30 बजे बुलाया। उसने कहा कि वह एक जासूस है और उसने मुझे 2 गिन्नी देने की पेशकश की अगर मैं पूरे दिन वही करूं जो वह चाहता था और कोई सवाल ना पूछूं। मैं सहमत होने के लिए काफ़ी खुश था। सबसे पहले हम नॉर्थम्बरलैंड होटल गए और वहां तब तक इंतज़ार किया जब 2 सज्जन बाहर नहीं आए और उन्होंने एक रैंक से एक टैक्सी ली। हम उनकी टैक्सी का पीछा करते रहे जब तक कि वह यहाँ आकर नहीं रुकी। यही दरवाज़ा, होम्स ने कहा। खैर, मैं इस बारे में निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे किराएदार को इस बारे में सब पता था। हम सड़क के आधे रास्ते पर रुके और 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया। फिर 2 सज्जन हमारे पास से गुजरे और हम बेकर स्ट्रीट पर उनके पीछे पीछे चलने लगे साथ साथ। होम्स ने कहा, यह मुझे पता है। जब तक हम रीजेंट स्ट्रीट से 3/4 नीचे नहीं पहुंच गए, मेरे सज्जन ने जाल फेंका और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुरंत वाटरलू स्टेशन तक गाड़ी चलानी चाहिए। जितना मैं कर सकता हूँ उतनी तेज़ी से। मैंने घोड़ी को चाबुक से मारा और हम 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। फिर उसने अपने 2 गिन्नी का भुगतान किया एक अच्छे व्यक्ति की तरह और फिर वह स्टेशन में चला गया। बस जब वह जा रहा था तो उसने पलट कर कहा, आपको जानकर दिलचस्पी हो सकती है कि आप श्री शैरलॉक होम्स को चला रहे थे। इस तरह मुझे उसका नाम पता चला। मैं समझ गया। और तुमने फिर उसे नहीं देखा? स्टेशन में जाने के बाद नहीं। और आप मिस्टर शैरलॉक होम्स का वर्णन कैसे करेंगे? कैबमैन ने अपना सिर खुजलाया। वह कोई बहुत भी भद्र दिखने वाला इंसान नहीं था। उसकी उम्र 40 वर्ष होगी। कद मध्यम था, आपसे 2 या 3 इंच छोटा। वह एक टॉफ की तरह कपड़े पहने हुए था और उसकी दाढ़ी काली थी जो अंत में चौकोर कटी हुई थी और उसका चेहरा पीला था। मैं नहीं जानता मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बता सकता हूँ। उसकी आंखों का रंग? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और कुछ नहीं जो तुम्हें याद हो? नहीं सर, और कुछ नहीं। ठीक है,
तो ये आपका आधा सार्वभौमिक है। यदि आप कोई और जानकारी ला सकते हैं तो एक और आपका इंतज़ार कर रहा है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, और धन्यवाद। जॉन क्लेटन खिलखिलाते हुए चले गए और होम्स कंधे उचकाते हुए और उदास मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़े। स्नैप ने तो हमारा तीसरा धागा शुरू किया और हम वहीं समाप्त हुए जहां से हमने शुरू किया था। उन्होंने कहा, चालाक बदमाश, वह हमारा नंबर जानता था कि सर हेनरी बेस्करविले ने मुझसे सलाह ली थी। उसने देखा कि मैं रीजेंट स्ट्रीट में कौन हूँ। उसने अनुमान लगाया कि मुझे टैक्सी का नंबर मिल गया है और मैं ड्राइवर पकड़ लूँगा, और इसलिए उसने ये दुस्साहसिक संदेश वापस भेजा। मैं तुम्हें बताता हूँ वॉटसन, इस बार हमें एक ऐसा दुश्मन मिला है जो हमारी टक्कर का है। लंदन में मेरी हार हुई है। मैं केवल डेवनशायर में तुम्हारे लिए बेहतर किस्मत की कामना कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में अपने मन में सहज नहीं हूँ। किस बारे में? तुम्हें भेजने के बारे में। ये एक खतरनाक काम है वॉटसन, एक बेहद खतरनाक काम, और जितना ज़्यादा मैं इसे देखता हूँ उतना ही ये काम मुझे कम पसंद आता है। हाँ मेरे प्यारे साथी, तुम हंस सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें एक बार फिर बेकर स्ट्रीट में सुरक्षित और स्वस्थ पाकर मैं बहुत खुश होऊंगा। यहाँ अंत होता है अध्याय 5 और आगे बढ़ते हैं हम बहुत तेज़ी से अध्याय 6 की तरफ, क्योंकि सस्पेंस अब बढ़ता जा रहा है। अध्याय 6, बेस्करविले हॉल। सर हेनरी बेस्करविले और डॉक्टर मॉर्टिमर नियत दिन पर तैयार थे और हम तय समय पर डेवनशायर के लिए रवाना हुए। मिस्टर शेरलॉक होम्स मेरे साथ स्टेशन तक गाड़ी चलाकर आए और मुझे अंतिम विदाई के आदेश और सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं सिद्धांत या संदेह सुझाकर आपके मन में पूर्वाग्रह नहीं पैदा करूंगा वॉटसन। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे यथासंभव पूर्ण रूप से तथ्य बताएं और आप सिद्धांत बनाने का काम मुझ पर छोड़ सकते हैं। किस तरह के तथ्य? मैंने पूछा। कोई भी ऐसी बात जो इस मामले पर, चाहे वह अप्रत्यक्ष ही क्यों ना हो, असर डालती हो, और खास तौर पर युवा बेस्करविले और उसके पड़ोसियों के बीच के संबंधों पर, या सर चार्ल्स की मौत से जुड़ी कोई नई जानकारी पर। मैंने पिछले कुछ दिनों में खुद कुछ जांच की है, लेकिन मुझे डर है कि नतीजे नकारात्मक रहे हैं। केवल एक बात पक्की लगती है, और वह ये है कि मिस्टर जेम्स डेजमंड, जो अगले वारिस हैं, एक बहुत ही मिलनसार स्वभाव के बुजुर्ग सज्जन हैं, इसलिए ये उत्पीड़न उनसे नहीं होता। मुझे वाकई लगता है कि हम उन्हें अपनी गणनाओं से पूरी तरह से हटा सकते हैं। अभी भी वे लोग बचे हुए हैं जो वास्तव में सर हेनरी बेस्करविले को दलदली भूमि पर घेर लेंगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस बैरीमोर दंपति से छुटकारा पा लिया जाए? बिल्कुल नहीं। आप इससे बड़ी गलती नहीं कर सकते। अगर वे निर्दोष हैं तो ये क्रूर अन्याय होगा, और अगर वे दोषी हैं तो वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम उन्हें अपनी संदिग्धों की सूची में रखेंगे। फिर हॉल में एक ग्रूम है, अगर मुझे ठीक से याद है। दो दलदली भूमि के किसान हैं, हमारे मित्र डॉक्टर मॉर्टिमर हैं, जिन्हें मैं पूरी तरह से ईमानदार मानता हूँ, और उनकी पत्नी, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक प्रकृतिवादी स्टेपल्टन है और उनकी बहन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आकर्षक युवती हैं। लाफ्टर हॉल के मिस्टर फ्रैकलैंड हैं, जो एक अज्ञात व्यक्ति हैं, और एक या दो अन्य पड़ोसी हैं। ये वे लोग हैं जो आपके बहुत खास अध्ययन के पात्र हैं। मुझे अपनी तरफ से सब काम बढ़िया से करना है। मुझे लगता है आपके पास हथियार है। हाँ, क्या आप उसे लेकर आए हैं? मैं भी यही उचित समझा। बिल्कुल। अपनी रिवॉल्वर रात दिन अपने पास रखो और अपनी सावधानियों में कभी ढील मत देना। हमारे मित्रों ने पहले से ही प्रथम श्रेणी की बोगी सुरक्षित कर ली थी और प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर मॉर्टिमर ने मेरे मित्र के सवालों के जवाब में कहा, नहीं, हमारे पास किसी भी तरह की कोई खबर नहीं है। मैं एक बात की कसम खा सकता हूँ, और वह ये है कि पिछले 2 दिनों में हम पर किसी ने नज़र नहीं रखी। हम कभी भी बिना निगरानी के बाहर नहीं निकले, और कोई भी हमारी नज़र से बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि आप हमेशा एक साथ रहे हैं, कल दोपहर को छोड़कर। जब मैं शहर आता हूँ तो मैं आमतौर पर एक दिन विशुद्ध मनोरंजन के लिए छोड़ देता हूँ, इसलिए मैंने इसे शल्य चिकित्सक महाविद्यालय के संग्रहालय में बिताया और पार्क में लोगों को देखने गया, बेस्करविले ने कहा। लेकिन हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। होम्स ने अपना सिर हिलाते हुए और बहुत गंभीर भाव से कहा, यह फिर भी अविवेकपूर्ण था। मैं विनती करता हूँ सर हेनरी कि आप अकेले ना घूमें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर कोई बड़ी विपत्ति आन पड़ेगी। क्या आपको अपना दूसरा जूता मिल गया? नहीं सर, वह तो हमेशा के लिए चला गया लगता है। वास्तव में ये बहुत दिलचस्प है।
खैर, अलविदा, उन्होंने कहा जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे सरकने लगी। सर हेनरी उस अजीब पुरानी किंवदंती में से एक वाक्यांश को याद रखें जिसे डॉक्टर मॉर्टिमर ने हमें पढ़ा है, और अंधेरे के उन घंटों में दलदली भूमि से दूर रहें जब बुरी शक्तियां चरम पर होती हैं। जब प्लेटफॉर्म हमसे पीछे छूट गया तब मैंने पीछे मुड़कर देखा और होम्स का लंबा कठोर शरीर स्थिर खड़ा हमारी ओर देख रहा था। यात्रा तेज और सुखद रही और मैंने इसे अपने दो साथियों से और अधिक घनिष्ठ परिचय बनाने में और डॉक्टर मॉर्टिमर के स्पेनियल के साथ खेलने में बिताया। कुछ ही घंटों में भूरी धरती लाल हो गई थी, ईंटें ग्रेनाइट में बदल गई थीं और लाल गायें अच्छी तरह से बाढ़ वाले खेतों में चर रही थीं, जहां हरी भरी घास और अधिक समृद्ध वनस्पतियां एक समृद्ध लेकिन नम जलवायु की बात कर रही थी। युवा बास्केविले उत्सुकता से खिड़की से बाहर देख रहा था और डेवन के दृश्यों की परिचित विशेषताओं को पहचानते हुए खुशी से जोर से चिल्लाया। उसने कहा, डॉक्टर वॉटसन, जब से मैंने इसे छोड़ा है तब से मैं दुनिया के एक बड़े हिस्से में घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ तुलना करने लायक कोई स्थान नहीं देखा है। मैंने टिप्पणी की, मैंने कभी भी डेवनशायर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपने काउंटी के नाम की कसम न खाता हो। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, यह पुरुषों की नस्ल पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि काउंटी पर। हमारे मित्र पर एक नज़र डालने से सेल्ट के गोल सिर का पता चलता है, जिसके अंदर सेल्टिक उत्साह और लगाव की शक्ति है। बेचारे सर चार्ल्स का सिर बहुत ही दुर्लभ प्रकार का था। इसकी विशेषताओं में आधा गैलिक आधा एवर्नेन था। लेकिन जब आपने आखिर बार बेस्केविले हॉल देखा था तब आप बहुत छोटे थे, है ना? मेरे पिता की मृत्यु के समय मैं किशोरावस्था में था और मैंने हॉल कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह दक्षिणी तट पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। उसके बाद मैं सीधे अमेरिका में अपने एक मित्र के पास चला गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मेरे लिए उतना ही नया है जितना कि डॉक्टर वॉटसन के लिए, और मैं दलदली भूमि को देखने के लिए जितना संभव हो उतना उत्सुक हूँ। क्या आप हैं? तब तो आपकी इच्छा आसानी से पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आपको दलदली भूमि का पहला नज़ारा देखने को मिलेगा, डॉक्टर मॉर्टिमर ने गाड़ी की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। खेतों के हरे चौराहों और जंगल के नीचे ढलान के ऊपर दूर दूर तक एक धूसर उदास पहाड़ी उभरी हुई थी, जिसकी चोटी पर एक अजीब सा नुकीला भाग था जो दूर से धुंधला और अस्पष्ट लग रहा था, जैसे किसी सपने में कोई शानदार नज़ारा हो। बास्केविल बहुत देर तक बैठा रहा। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं और मैंने उसके उत्सुक चेहरे पर देखा कि उसके लिए कितना मायने रखता था। उस अजीब जगह का ये पहला नज़ारा जहां उसके खून के लोगों ने इतने लंबे समय तक राज किया था और अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। वहाँ वह अपने ट्वीड सूट और अपने अमेरिकी लहजे के साथ एक नीरस रेलगाड़ी के कोने में बैठा था, और फिर जब मैंने उसके काले और भावपूर्ण चेहरे को देखा तो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा लगा कि वह उस लंबे समय तक कुलीन, उग्र और कुशल लोगों की वंशावली का कितना सच्चा वंचित था। उसकी मोटी बाहें, उसके संवेदनशील नथुनों और उसकी बड़ी भूरी आंखों में गर्व, वीरता और ताकत थी। यदि उस दुर्गम दलदली भूमि पर हमारे सामने कोई कठिन और खतरनाक खोज हो तो कम से कम ये एक ऐसा साथी था जिसके लिए कोई जोखिम उठाने का साहस कर सकता था, इस निश्चय के साथ कि वह बहादुरी से उसमें भागीदार होगा। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और हम सब नीचे उतर गए। बाहर सफेद बाड़ के पीछे एक गाड़ी में भुट्टे के दो जोड़े थे। हमारा आना जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना थी, क्योंकि स्टेशन मास्टर और कुली हमारा सामान उठाने के लिए हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। ये एक प्यारा सरल ग्रामीण इलाका था, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गेट के पास गहरे रंग की वर्दी में दो सैनिक खड़े थे जो अपनी छोटी राइफलों पर झुके हुए थे, और जब हम गुजर रहे थे तो वो हमें गौर से दिख रहे थे। कोचमैन, एक कठोर चेहरे वाला छोटा सा आदमी, सर हेनरी बास्केविले को सलाम करता है, और कुछ ही मिनटों में हम चौड़ी सफेद सड़क पर तेजी से उड़ रहे थे। हमारे दोनों ओर घुमावदार चरागाह भूमि थी और घने हरे पत्तों के बीच से पुराने नुकीला घर झांक रहा था, लेकिन शांत और धूप से भरे ग्रामीण इलाके के पीछे शाम के आसमान के सामने हमेशा अंधेरा दलदली भूमि का लंबा उदास वक्र उभरता था, जो दांतेदार और भयावह पहाड़ियों से टूटा हुआ था। गाड़ी एक साइड रोड पर घूम गई और हम सदियों से पहियों के घिसे हुए गहरे रास्तों से ऊपर की ओर मुड़े। दोनों तरफ ऊंचे टीले थे जो टपकती काई और मांसल हंट स्ट्रंग फर्न से भरे हुए थे।
डूबते सूरज की रोशनी में कांस्य रंग के ब्रैकन और धब्बेदार झाग चमक रहे थे। अभी भी स्थिर रूप से ऊपर उठते हुए हम एक संकरे ग्रेनाइट पुल के ऊपर से गुजरे और एक शोरगुल वाली धारा के किनारे से गुजरे, जो भूरे पत्थरों के बीच झाग और गर्जना करते हुए तेजी से नीचे बह रही थी। सड़क और धारा दोनों झाड़ीदार ओक और देवदार से घनी घाटी से होकर गुजरती थी। हर मोड़ पर बेस्करविल खुशी से चिल्लाता था, उत्सुकता से अपने चारों ओर देखता था और अनगिनत सवाल पूछता था। उसकी आंखों में सब कुछ सुंदर लग रहा था, लेकिन मुझे देहात में उदासी का एक रंग दिखाई दे रहा था, जो ढलते साल के निशान को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता था। पीली पत्तियां गलियों में बिछी हुई थी और जब हम गुजरे तो वे हम पर गिर पड़े। जैसे ही हम सड़ती हुई वनस्पतियों के ढेरों के बीच से गुजरे, हमारे पहियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा कि ये बास्केविले के लौटते हुए उत्तराधिकारी की गाड़ी के सामने प्रकृति द्वारा फेंका गया एक दुखद उपहार था। हेलो, डॉक्टर मॉर्टिमर चिल्लाए, ये क्या है? हमारे सामने हीथ से ढकी हुई भूमि का एक खड़ी ढलान दलदली भूमि का बाहरी हिस्सा था। शिखर पर एक घुड़सवार मूर्ति की तरह कठोर और स्पष्ट एक घुड़सवार सैनिक खड़ा था, जो काला और सख्त था। उसकी राइफल उसकी बाह पर तैयार खड़ी थी। वह उस सड़क पर नजर रख रहा था जिस पर हम यात्रा कर रहे थे। डॉक्टर मर्टिमर ने पूछा, ये क्या है पर्किंस? हमारा ड्राइवर अपनी सीट पर आधा मुड़ गया। प्रिंस टाउन से एक अपराधी भाग गया है सर। वह 3 दिन से बाहर है और चौकीदार हर सड़क और हर स्टेशन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। यहाँ के किसानों को ये पसंद नहीं है सर, और ये एक सच्चाई है। खैर, मैं समझता हूँ अगर वे जानकारी दे सकें तो उन्हें 5 पाउंड मिलेंगे। हाँ सर, लेकिन 5 पाउंड की कीमत अपना गला कटने की कीमत से बहुत कम है। आप देखिए, ये किसी भी आम अपराधी जैसा नहीं है। ये एक ऐसा आदमी है जो किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर वह कौन है? ये सेल्डन है, नॉटिंग हिल का हत्यारा। मुझे ये मामला अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये वह मामला था जिसमें होम्स ने अपराध की अजीबोगरीब क्रूरता और हत्यारे की सभी हरकतों की विशेषता वाली बेतहाशा क्रूरता के कारण दिलचस्पी दिखाई थी। उसकी मौत की सजा को कम करने का कारण उसके पूर्ण मानसिक संतुलन पर कुछ संदेह था। उसका आचरण बहुत क्रूर था। हमारी गाड़ी एक पहाड़ी पर चढ़ गई थी और हमारे सामने दलदली भूमि का विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था, जो घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ टीलों और टोर से भरा हुआ था। एक ठंडी हवा बह रही थी और हम कांप रहे थे। कहीं न कहीं उस उजाड़ मैदान पर यह शैतान आदमी छिपा हुआ था, एक जंगली जानवर की तरह एक बिल में छिपा हुआ था। उसका दिल उस पूरी जाति के खिलाफ द्वेष से भरा हुआ था जिसने उसे बाहर निकाल दिया था। बंजर भूमि, ठंडी हवा और अंधेरे आसमान की भयावहता को पूरा करने के लिए बस इतना ही चाहिए था। यहाँ तक कि बास्केविले भी चुप हो गया और उसने अपने ओवरकोट को और भी कसकर अपनी ओर खींच लिया। हम उपजाऊ भूमि को पीछे और अपने नीचे छोड़ आए थे। अब हमने पीछे मुड़कर देखा। एक कम ऊंचाई वाले सूरज की तिरछी किरणें नदियों को सुनहरे धागों में बदल रही थी और हल द्वारा फिर से खोदी हुई लाल मिट्टी और जंगल की चौड़ी उलझन पर चमक रही थी। हमारे सामने की सड़क विशाल लाल और जैतून की ढलानों पर और भी अधिक उदास और जंगली होती जा रही थी, जिसमें विशाल पत्थर बिखरे हुए थे। कभी कभी हम एक दलदली झोपड़ी से गुजरते थे जिसकी दीवारें और छत पत्थर से बनी हुई थी, जिसकी कठोर रूपरेखा को तोड़ने के लिए कोई लता नहीं थी। अचानक हमने एक कप जैसे गड्ढे में देखा, जो कि बौने ओक और देवदार के पेड़ों से भरा हुआ था, जो वर्षों के तूफान के प्रकोप से मुड़े और मुड़े हुए थे। पेड़ों के ऊपर 2 ऊंची संकरी मीनारें उठी हुई थी। ड्राइवर ने अपने चाबुक से इशारा किया। बास्केविले हॉल, उसने कहा। उसका मालिक उठ चुका था और लाल गालों और चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद हम लॉज के गेट पर पहुंच गए, जो लोहे की जालीदार नक्काशी की एक भूल भुलैया थी, जिसके दोनों ओर मौसम से क्षतिग्रस्त खंभे थे जो लाइकेन से दागदार थे और जिनके ऊपर बास्केविले के सोरों के सिर थे। लॉज काले ग्रेनाइट और छत की खुली पसलियों का एक खंडहर थी, लेकिन इसके सामने एक नई इमारत थी जो आधी बनी हुई थी, सर चार्ल्स के दक्षिण अफ्रीकी सोने का पहला फल। गेटवे से होते हुए हम एवेन्यू में पहुंचे, जहां पहिए फिर से पत्तों के बीच शांत हो गए थे और पुराने पेड़ हमारे सिर के ऊपर एक उदास सुरंग में अपनी शाखाएं फैला रहे थे। बास्केविले कांप उठा जब उसने उस लंबे अंधेरे रास्ते को देखा जहां दूर के छोर पर घर भूत की तरह चमक रहा था। क्या ये वही है? उसने धीमे आवाज में पूछा।
नहीं नहीं, यूएलई दूसरी तरफ है। युवा उत्तराधिकारी ने उदास चेहरे से चारों ओर देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे चाचा को ऐसा लगा कि ऐसी जगह पर उन पर मुसीबत आने वाली है। उसने कहा, ये किसी भी आदमी को डराने के लिए पर्याप्त है। मैं 6 महीने के अंदर यहाँ बिजली के लैंप की एक कतार लगा दूंगा और आपको फिर कभी पता नहीं चलेगा कि हॉल के दरवाजे के सामने हजारों कैंडल पावर वाले स्वॉन और एडिसन हैं। सड़क घास के एक विस्तृत विस्तार में खुलती थी और घर हमारे सामने था। मंद होती रोशनी में मैं देख सकता था कि बीच में एक भारी इमारत थी जिसमें से एक बरामदा निकला हुआ था। पूरा सामने का हिस्सा आईवी से ढका हुआ था, जहां एक खिड़की या एक कोट ऑफ आर्म्स अंधेरे घूंघट को चीरता हुआ एक पैच था। इस केंद्रीय ब्लॉक से जुड़वा मीनारें उठीं जो प्राचीन खंभों वाली थीं और जिनमें कई खामियां थीं। बुर्जों के दाईं और बाईं ओर काले ग्रेनाइट के अधिक आधुनिक पंख थे। भारी मुलियन वाली खिड़कियों में से एक मंद रोशनी चमकती थी और ऊंची चिमनी से जो खड़ी ऊंची ऊंची छत से उठती थी, वहां धुएं का एक काला स्तंभ निकलता था। स्वागत है सर हेनरी, बैस्करविले हॉल में आपका स्वागत है। एक लंबा आदमी पोर्च की छाया से आगे बढ़कर वैगनेट का दरवाजा खोलने लगा था। हॉल की पीली रोशनी में एक महिला की आकृति उभरी हुई थी। वह बाहर आई और उस आदमी की मदद करके हमारे बैग नीचे रखवाए। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, सर हेनरी, क्या आपको मेरा सीधे घर जाना बुरा नहीं लगेगा? मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। आप निश्चित रूप से रुकेंगे और कुछ खाना खाएंगे? नहीं, मुझे जाना ही होगा। शायद मुझे कोई काम मिल जाए। मैं तुम्हें घर दिखाने के लिए रुकना चाहूंगा, लेकिन बैरेमोर मुझसे बेहतर गाइड है। अलविदा, और अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मुझे बुलाने में कभी संकोच मत करना। सर हेनरी और मैं जब हॉल में मुड़े तो गाड़ी के पहिए धीमे हो गए और हमारे पीछे दरवाजा जोर से खटखटाया गया। ये एक बढ़िया अपार्टमेंट था जिसमें हम खुद को पाते हैं। बड़ा, ऊंचा और बहुत ज्यादा लकड़ी से बना हुआ, जिसमें उम्र के कारण काले पड़ चुके ओक के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे। ऊंचे लोहे के डंडों के पीछे पुराने जमाने की बड़ी चिमनी में लकड़ियों की आग चटक रही थी और जल रही थी। सर हेनरी और मैंने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया क्योंकि हम अपनी लंबी ड्राइव से सुन्न हो चुके थे। फिर हमने अपने चारों ओर पुराने रंगे हुए कांच की ऊंची पतली खिड़की, ओक के पैनलिंग, हिरनों के सिर, दीवारों पर हथियारों के कोट को देखा जो केंद्रीय लैंप की धीमी रोशनी में मंद और उदास थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, सर हेनरी ने कहा। क्या ये बिल्कुल एक पुराने पारिवारिक घर की तस्वीर नहीं है? ये सोचना कि ये वही हॉल है जिसमें 500 सालों से मेरे लोग रहते आए हैं, ये सोचकर ही मुझे बहुत गंभीरता महसूस हो रही है। मैंने देखा कि जब वह अपने चारों ओर देख रहा था तो उसका काला चेहरा एक बालक जैसा उत्साह से चमक रहा था। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन दीवारों पर लंबी परछाइयाँ खिंची हुई थी और उसके ऊपर एक काली छतरी की तरह लटक रही थी। बैरीमोर हमारा सामान हमारे कमरों में पहुंचाने के बाद वापस आ गया था। अब वह हमारे सामने एक प्रशिक्षित नौकर की तरह शांत भाव से खड़ा था। वह एक असाधारण दिखने वाला आदमी था, लंबा, सुंदर, चौकोर, काली दाढ़ी वाला और पीला, विशिष्ट चेहरा। क्या आप चाहेंगे कि भोजन तुरंत परोसा जाए श्रीमान? क्या भोजन तैयार है? कुछ ही मिनटों में सर। आपको अपने कमरों में गर्म पानी मिल जाएगा। सर हेनरी, जब तक आप अपनी नई व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक मैं और मेरी पत्नी आपके साथ रहकर खुश रहेंगे, लेकिन आप ये समझेंगे कि नई परिस्थितियों में इस घर में काफी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। क्या नई शर्तें? मेरा मतलब सिर्फ इतना था सर कि सर चार्ल्स बहुत ही सेवानिवृत्त जीवन जीते थे और हम उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने में सक्षम थे। आप स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोगों के साथ रहना चाहेंगे और इसलिए आपको अपने घर में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। क्या आपका मतलब ये है कि आप और आपकी पत्नी अलग होना चाहते हैं? केवल तभी जब ये आपके लिए बिल्कुल सुविधाजनक हो सर। लेकिन आपका परिवार तो कई पीढ़ियों से हमारे साथ है ना? मुझे एक पुराने पारिवारिक संबंध को तोड़कर यहाँ अपना जीवन शुरू करने पर खेद है। मुझे बटलर के गोरे चेहरे पर कुछ भावनाओं के संकेत दिखाई दिए। मैं भी यही महसूस करता हूँ सर, और मेरी पत्नी भी यही महसूस करती है। लेकिन सच बताऊं तो सर, हम दोनों ही सर चार्ल्स से बहुत जुड़े हुए थे और उनकी मृत्यु ने हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है और हमारे लिए ये माहौल बहुत दर्दनाक हो गया है। मुझे डर है कि हम बैस्करविले हॉल में फिर कभी अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे।
लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? मुझे कोई संदेह नहीं है सर कि हम किसी व्यवसाय में खुद को स्थापित करने में सफल होंगे। सर, चार्ल्स की उदारता ने हमें ऐसा करने के साधन दिए हैं और अब सर शायद मुझे आपको अपने कमरे दिखा देने चाहिए। पुराने हॉल के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग लगी हुई गैलरी थी, जिस तक पहुंचने के लिए दोहरी सीढ़ियां थीं। इस केंद्रीय बिंदु से 2 लंबे गलियारे इमारत की पूरी लंबाई तक फैले हुए थे, जहां से सभी बेडरूम खुलते थे। मेरा अपना कमरा बेस्कविले के कमरे के समान ही था और लगभग उसके बगल में ही था। ये कमरे घर के केंद्रीय भाग की तुलना में बहुत अधिक आधुनिक लग रहे थे और चमकीले कागज और कई मोमबत्तियों ने हमारे आगमन से मेरे मन पर जो उदास छाप छोड़ी थी उसे दूर करने में कुछ हद तक मदद की। लेकिन हॉल से बाहर खुलने वाला भोजन कक्ष छाया और उदासी का स्थान था। ये एक लंबा कक्ष था जिसमें मंच को अलग करने वाली एक सीढ़ी थी जहां परिवार बैठता था और उनके आश्रितों के लिए आरक्षित निचला भाग था। हमारे सिर के ऊपरी भाग से काली किरणें चमक रही थी और उनके पीछे धुएं से काली छत थी। इसे रोशन करने के लिए जलती हुई मशालों की कतारों और पुराने समय के भोज के रंग और असभ्य प्रफुल्लता के साथ ये नरम हो सकता था। लेकिन अब जब 2 काले कपड़े पहने सज्जन एक छायादार लैंप द्वारा फेंके गए प्रकाश के छोटे से घेरे में बैठे थे तो एक की आवाज धीमी हो गई और एक की आत्मा दबी हुई थी। एलिजाबेथ के शूरवीर से लेकर रिजेंसी के बख्त तक हर तरह की पोशाक में पूर्वजों की एक धुंधली पंक्ति हमें घूर रही थी और उनकी खामोश संगति से हम डर गए थे। हमने कम बातचीत की और मैं एक व्यक्ति के रूप में खुश था जब भोजन समाप्त हो गया और हम आधुनिक बिलियर्ड रूम में जाकर सिगरेट पीने में लग गए। मेरे ख्याल से कोई बहुत खुशनुमा जगह नहीं है, सर हेनरी ने कहा। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन मैं इस समय थोड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य नहीं है कि मेरे चाचा इस तरह के घर में अकेले रहते हुए थोड़े चिड़चिड़े हो गए होंगे। हालांकि अगर आपको ठीक लगे तो हम आज रात जल्दी सो जाएंगे और शायद सुबह कुछ खुशनुमा हो। बिस्तर पर जाने से पहले मैंने अपने पर्दे हटा दिए और अपनी खिड़की से बाहर देखा। ये हॉल के दरवाजे के सामने घास के मैदान पर खुलती थी। आगे पेड़ों के 2 झुरमुट करा रहे थे और तेज हवा में झूल रहे थे। दौड़ते बादलों की दरारों से एक आधा चांद टूटकर बाहर आया। इसकी ठंडी रोशनी में मैंने पेड़ों के पीछे चट्टानों की टूटी हुई झालरें और उदास दलदली भूमि का लंबा नीचा मोड़ देखा। मैंने पर्दा बंद कर दिया, ये महसूस करते हुए कि मेरा अंतिम प्रभाव बाकी के साथ मेल खाता था। और फिर भी ये आखिरी नहीं था। मैंने खुद को थका हुआ और फिर भी जगा हुआ पाया। बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था, उस नींद की तलाश में जो आने वाली नहीं थी। दूर एक घंटी बज रही थी जो घंटों की चौथाई बजा रही थी, लेकिन इसके अलावा पुराने घर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर अचानक रात के बिल्कुल सन्नाटे में मेरे कानों में एक आवाज़ आई जो स्पष्ट गूंजती हुई और अचूक थी। ये एक महिला की सिसकियां थी, एक ऐसे व्यक्ति की दबी हुई दम घूंटने वाली सांस जो बेकाबू दुख से टूट गई हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। शोर कहीं दूर नहीं हो सकता था और निश्चित रूप से घर में था। आधे घंटे तक मैं हर नस को सतर्क करके इंतजार करता रहा, लेकिन घंटी बजने वाली और दीवार पर आईवी की सरसराहट के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आई। तो मित्रों, आज अब इस समय हम पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं। रहस्य अपनी सीमा को बढ़ा रहा है। हमारे दिल की धड़कनें भी डॉक्टर वॉटसन की धड़कनों की इतना तेज़ हो रही हैं, लेकिन अभी हमने उसका एक 10वां हिस्सा भी महसूस नहीं किया है, जो कि ये नॉवल हमें आगे जाकर देगा। तो चलिए आज की कड़ी को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इस श्रृंखला में तीसरा भाग लेकर जल्द ही आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक जुड़े रहिए अपनी दोस्त रोशनी से।